Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS The Extra Step. In this video, I'm going to discuss the most ever paper one important topic which are repeated frequently. तो yes, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज मैं टॉपिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगी जो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पूरे सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें फॉर ऑल द अपडेट्स। नाउ ये देखा गया है कि इस बार जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं फॉर द पेपर 1 एंड फॉर द पेपर 2, एनटीए ने कहीं ना कहीं जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस। पिछले कुछ साल में ऐसा देखा जा रहा था कि रिसर्च के आपके 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे या फिर इंडियन लॉजिक के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट इस बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि दिस सेक्शन इज वेरी इजी फॉर यू, तो एग्जाम में कोशिश करिए जब आप फ्रेश माइंड से जाते हैं तो पहले उस सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, ये आपका टिप ऑफ द डे सेकंड है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार पेपर में ये भी देखा जा रहा है अगेन कि आपके जो इजी टॉपिक होते हैं उससे असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यस, असर्शंस एंड रीजन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं सबको मिला के आपको ये इन्फर करना पड़ेगा whether the given option is valid, invalid or correct or incorrect। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फॉर द एग्जामिनेशन जो अभी हुए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो, या आने वाले समय में अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इन दिस सिंगल video I am going to cover most of the important and repeated topics which are asked in the UGC NET examination। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। नाउ ये मैंने सितंबर का एनालिसिस लिया है। ओके, जो अभी आपका एग्जामिनेशन 28 से 30 सितंबर है, तो जितने भी शिफ्ट है उन सबकी एनालिसिस है। सबसे पहले जो आपका यूनिट है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं तो ये ऑल्दो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट इसका जो क्वेश्चन का लेवल है दैट इज अ मॉडरेट लेवल। सो मॉडरेट लेवल का ये मीनिंग है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बिकॉज आप वहां पे अपने आप को एज्यूम करेंगे कि यू आर अ टीचर, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना है। ओके, सो दिस आर द टॉपिक सीबीसीएस, स्वयं प्रभा, एनईपी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग और बिंदु, मतलब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं। दे विल गिव अ स्टेटमेंट एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किसने उस स्टेटमेंट को दिया है। सो दिस इज द टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो दिस डायग्राम इज अबाउट द लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, हर शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन आपको देखा जाता है और क्वेश्चन इसमें इजी नहीं पूछे जा रहे। क्वेश्चन दे आर आस्किंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स का मतलब होता है हायरार्की, किस तरीके से इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा या फिर इंफॉर्मेशन आपका बॉटम टू टॉप इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। ओके, सो द बॉटम लेवल इज मेमोरी लेवल, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी लेवल? मेमोरी लेवल का ये मीनिंग है कि आप यहाँ पे अपना 100% माइंड का यूज कर रहे हैं, दैट इज मेमोरी। ओके, एंड इट इज अ लिस्ट थॉटफुल। अब आप बोलोगे कि मेमोरी का यूज कर रहे हैं, फिर ये लिस्ट थॉटफुल कैसे हुआ? लिस्ट थॉटफुल ये हुआ कि दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेडागोगी। सो पेडागोगी स्मॉल बच्चे, जो स्मॉल चाइल्ड्स होते हैं उनको हम प्री प्राइमरी सेक्शन में लर्न कराते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है एंड दिस इज एम फॉर मोबाइल। ओके, तो आप जब इस पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर को समझ के आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे और उससे आप रिकॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो टीचर होता है, टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हर एक इंफॉर्मेशन टीचर के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे कि मेमोरी लेवल में माइंड का कितना यूज हो रहा है, टीचर का क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उस स्टूडेंट का क्या रोल है। तो टीचर का यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा और स्टूडेंट बिकॉज की बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन वी कैन से कि दे आर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे प्ले मेथड का आप यूज करोगे, उनको पिक्चर दिखा के आप समझाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन आप स्टूडेंट को दोगे। सो दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट थॉटफुल। आपको जो टीचर ने सिखाया है आप उसी को कंसिडर करेंगे, उसी को आप याद करोगे। ओके, इसके बाद मेरी थोड़ी सी समझदारी बढ़ गई, लेट अस सपोज मैं 9th-10th में आ गई, देन वी आर एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट। तो वहां पे आप अंडरस्टैंड करते हो चीजों को कि ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हम इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ हियर वी आर, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो दोनों आपस में कोलैबोरेशन करके देन दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर आइडियाज। तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन थॉट क्या है, दैट इज थॉटफुल। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल।
जब आप चीजों को पढ़ लेते हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, वहां पे आपने जो भी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। जब आप अप्लाई कर रहे, इट मीन्स कि दिस इज द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, तो इस तरीके से जो डिफरेंट मेथड्स है आपके टीचिंग में, कौन सा मेथड किस लेवल में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि मेमोरी लेवल लिस्ट थॉटफुल है या फिर मोस्ट थॉटफुल है। अगेन ये जो लेवल है, यहाँ पे पेडागॉगी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इसको हम एंड्रागॉगी के केस में रखते हैं, दैट इज हमारे एडल्ट हो गए, और इसको हम ह्यूटागॉगी के केस में रखेंगे। सो दिस इज अगेन द लॉजिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो जो टीचिंग के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने क्या दिया था। तो आपका जो मेमोरी लेवल इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट, तो ये आपको नाम बिल्कुल भी याद होना चाहिए, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। ओके, भी क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आने का मतलब है मैच द फॉलोइंग, दे कैन गिव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए। बच्चा छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, तो किस तरीके से उसके आइडियाज में परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे, सो दिस इज स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच क्या है, टीचर सेंटर अप्रोच क्या है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब हर चीज करने के लिए हम डिपेंडेंट है टीचर पे। अगर टीचर नहीं कुछ बोल रहा देन आई एम सिटिंग। अगर टीचर वहां पे एक्टिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग मेथड, सो दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर टू स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ओके, सो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली देयर आर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये काम आपको करना है, मैंने आपको बोला है नोटबुक सबमिट करना है तो आपको करना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका अपना पर्सनैलिटी होता है, उनके अपने कुछ फॉर्मल अथॉरिटी होता है, दे हैव सर्टेन पावर कि आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एंड यू नीड टू फॉलो इट एज अ स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट अप्रोच की बात करें, यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सो कैसे करेंगे, व्हाई, हाउ, व्हेन। सो वी आर आस्किंग राइट नाउ, वी आर स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन कोऑपरेटिव लर्निंग। हम एक प्रोजेक्ट मेथड बना देंगे, टीम में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट को, एंड देन वी आर कमिंग अप टू द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे टीचर आपका फैसिलिटेटर की तरीके से काम करेगा, ही इज नोन एज डेलीगेटर। नाउ नेट में एक बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि टीचर सेंटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इट इज डायरेक्ट। स्टूडेंट सेंटर की बात करेंगे, सो दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। एंड टीचर का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। टीचर का रोल है, यहाँ पे वो फॉर्मल होगा, ऑथोरेटिव होगा, एक्सपर्ट्स आर देयर, एंड फैसिलिटेटर कहाँ पे होगा, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में। तो साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए सो दैट यू विल लर्न द ऑप्शंस। ओके, नाउ दिस इज द टीचर सेंटर लर्निंग की एक टीचर है और वो सारे स्टूडेंट को क्लास में ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ फॉर्मल मीटिंग्स ले रहा है और अपनी बातें मनवा रहा है। ना स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट आपस में भी बात कर रहे हैं, आपस में बात करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं टीचर्स के साथ। सो दिस इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। तो डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, अगर इसका असर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, अप्लाई करना है कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल आंसर वहां पे क्या होगा। ओके, नाउ अगेन टीचिंग की अगर बात होती है तो वहां पे दो चीजें हैं कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है। नाउ क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का मतलब है, अब आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपने आप को एज अ टीचर, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लेगा इफेक्टिव लर्नर का बिहेवियर क्या है। तो जब अगर आप लर्नर सेंटर अप्रोच देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है कि यू आर अ स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाएंगे और आपको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है कि एज अ टीचर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, एज अ लर्नर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, ठीक है, इंश्योरिंग अ सेफ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। मैं अगर टीचर हूं तो मेरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, क्लासरूम में साफ होना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं अपने सारे लेसन्स को ऑर्गेनाइज करूंगी, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन में दूंगी। जब भी मैं कोई लेसन पढ़ाऊंगी तो वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, अडॉप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट डिफरेंसेस, कि एक स्टूडेंट अगर आंसर नहीं दे पा रहा है या फिर दूसरा स्टूडेंट अच्छे से आंसर दे पा रहा है, देन आई विल एबल टू आइडेंटिफाई द गैप कि पूरे स्टूडेंट पे वो स्टूडेंट क्यों नहीं फोकस कर पा रहा है। ओके, सो दैट इज द बिहेवियर। टीचिंग स्टूडेंट थिंकिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज, तो मैं वहां पे स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी कि जैसे मैंने कोई टेस्ट ले लिया, स्मॉल क्लास टेस्ट ले लिया, ठीक है, वहां पे
पे मुझे ये पता चला कि 50% ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो दैट इज द बिहेवियर चेंज इन माय स्ट्रैटेजी, माय प्लान, कि मैं कैसे लेसन को प्लान कर रही हूँ और किस तरीके से मैं आने वाले समय में स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ। ओके, नाउ लर्नर का क्या रोल है वहां पे? एज अ लर्नर आप डेवलप करेंगे अपना नॉलेज और अपना स्किल। रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस, जैसे आपका यूनिट टेस्ट ले लिया तो आपने कितना समझा है? अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 आर, इट मींस कि आपने सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से सुना है, समझा है, देन ओनली यू आर एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। कोलैबोरेशन विद द कलीग, आप अगर कोई आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर रहे हो, तो आप सिंपल सा समझिए कि मैं एज अ टीचर आपको यूजीसी नेट का कोर्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है, 5 महीने 6 महीने में हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो वहां पे एक्चुअली ये समझ में आता है कि आपको एक टीचर ने जो पढ़ाया आप कितना उसका परसेंटेज रिकॉल कर पा रहे हैं और किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द लर्नर बिहेवियर, कि आप खुद से, आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि यू हैव टू कम्पीट द एग्जामिनेशन, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टडी रेगुलरली। तो इस तरीके से बिहेवियर का अगर आप क्वेश्चन आएगा तो दोनों रिस्पेक्ट में देखेंगे, कीवर्ड्स को मैच करेंगे कि टीचिंग का पूछा है या फिर लर्नर का पूछा है। ओके, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कुछ की बिहेवियर्स होते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। कैसे आप मुझे जज करेंगे कि दिस टीचर इज अ इफेक्टिव टीचर? लेसन की क्लैरिटी, अगर आपने कोई डाउट पूछा और आई एम एबल टू गिव द आई एम एबल टू सॉल्व द डाउट, दैट इज लेसन की क्लैरिटी है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मैं कितने अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आई कैन यूज द टीचिंग एड। ओके, मैं पीपीटी बना के पढ़ाऊंगी, मैं कुछ प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाऊंगी, कुछ कोलाज बना के दिखाऊंगी। तो दैट इज व्हेन वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन, देन देयर मस्ट बी वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स यूज। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर को जो भी टास्क मिलता है, ठीक है, किस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, चेंज करेंगे। इंगेजमेंट, एक्टिवली हमें स्टूडेंट को इंगेज करना है इन द लर्निंग प्रोसेस। और फाइनली, जैसे सक्सेस रेट क्या है, ऑब्वियसली अब हम रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स के बेसिस पे किसी भी स्टूडेंट को जज नहीं करते, बट स्टिल क्लास टेस्ट ले लेते हैं, ओरल टेस्ट ले लेते हैं, उसके बेसिस पे भी तो वी आर जजिंग कि वेदर स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यस और नो। तो ये आपके 5 की बिहेवियर है, तो आप इसको याद कर लेंगे ऐसे, LITES। ओके, लाइट्स, लाइट आता, दिवाली आने वाली लाइट्स, इसे याद कर लो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज हेल्पिंग बिहेवियर। अब आपके बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर मतलब एक टीचर के अंदर किस तरीके का हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए। सो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। कभी कभी ऐसा होता है जब हम एज अ टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा जवाब देते हैं या कुछ वो ऐसे पॉइंट्स भी बताते हैं, देन वी आल्सो फील कि ओके दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो हम अपने टीचिंग में वी आर अंडरस्टैंडिंग द we are learning also, so that is the student ideas and contribution. स्ट्रक्चर करना, अपने लेसन प्लान को स्ट्रक्चर करना। क्वेश्चनिंग, हमेशा जब भी आप पढ़ाते हो, व्हाट इज द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप हमेशा क्वेश्चन पूछिए कि आपको ये बताया कितना परसेंटेज समझ रहे हो। प्रोबिंग, सो आई विल ask you to always ask me a question in the exam. प्रोब करना मतलब मैं आपको इतना फोर्स कर दूंगी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ तो मेरे से इंटरेक्ट करोगे। एंड फाइनली टीचर का क्या इफेक्ट है। ओके, तो ये है आपके हेल्पिंग बिहेवियर। तो इसको याद कर लो, USQPT, है ना। यूएस क्यों जाना है, यहीं रह के पढ़ना है, यहीं से PhD करना है ना, अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये आप एग्जाम में याद करोगे। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि व्हाट यू कैन थिंक इज द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सेम यही पॉइंट पूछा गया था, की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या है। ऑप्शन 1 इट वाज गिवन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ओके। ऑप्शन B was giving using student ideas and contribution. Option C was giving structuring and option 4 was giving questioning. अब इससे इजी क्वेश्चन क्या बनेगा मुझे बता दो। साफ साफ सामने लिखा हुआ है ना, और ये क्वेश्चन आपके 2018 में रिपीट हुआ है, 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2018 में तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया गया था। नाउ यू कैन सी कि इस आपको पूछा गया की बिहेवियर, है ना, की बिहेवियर। तो की बिहेवियर क्या है, LITS।
सो आंसर विल बी इंस्ट्रक्शन वैरायटी। और ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका हेल्पिंग बिहेवियर है। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको याद करना है। ना रिसेंट ईयर में लास्ट टाइम ये भी देखा गया था कि किसने दिया है, ये भी पूछ लिया गया था। सो दिस इज गिवन बाय बर्डन एंड बर्ड। ओके, तो ये कुछ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट आपको ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। इसके बाद इसी से कुछ और क्वेश्चंस बन जाएगा, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि चैलेंजिंग बिहेवियर क्या है स्टूडेंट का। ना एज ए स्टूडेंट अब आपको आंसर देना है कि चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट क्या है। इसका मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। पहला जैसे आंसर है पर्पसिव, ऑप्शन बी है क्रिटिकल, ऑप्शन सी इज प्रैक्टिकल, ऑप्शन डी इज प्रोसीजरल। अब इसमें आप ये मत बोल देना कि मिस आपने तो ये पढ़ाया नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो आपको वहां पे एज ए स्टूडेंट भी समझना है ना, एग्जाम देने तो आप एज ए स्टूडेंट ही जाएंगे, ऑल्दो आप असिस्टेंट प्रोफेसर होगे। तो चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, दिस इज द क्वेश्चन, आई वांट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट का पूछा है क्लासरूम इन्वायरमेंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम इन्वायरमेंट। ऑप्शन आपको ऐसे दिया रहेगा ABCD, तो एक आंसर से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट एंड व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पे आप समझिए चैलेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो स्टूडेंट अपने आप को, उनका चैलेंजिंग बिहेवियर क्या, ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजिंग बिहेवियर का ये मीनिंग है कि स्टूडेंट क्लासरूम में कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो एग्जाम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज आप वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग सीखते हो, कर करके सीखते हो, तो आपका प्रैक्टिकल तो यहाँ पे जरूर ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजरल की बात होगी कि प्रोसीजर की किस प्रोसेस को फॉलो करके यू आर सॉल्विंग, यू आर कमिंग टू द आउटपुट, तो प्रोसीजर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्पसिव की बात करें, क्रिटिकल की बात करें, तो पर्पसिव क्या है, टीचर होता है जो पर्पसिवली बहुत ध्यान से आपके लेसन प्लान बना रहा है, स्ट्रक्चर करके आपको पढ़ा रहा है, तो ये ऑप्शन अगेन आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल की बात होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, चैलेंजिंग बिहेवियर की बात हो रही है ना, आपका बिहेवियर क्या, बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं, प्रोसीजरल में काम करेंगे। उसके बाद आपका कितना अंदर से मोटिवेशन जागता है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, तो व्हाट नेचर यू आर हैविंग, तो पावर, आपका इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ के वहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो टीचिंग की अगर हम बात करेंगे तो टीचिंग में ये आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, स्टूडेंट वर्सेस टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद इस बार एग्जामिनेशन में ये भी देखा जा रहा है कि आपका एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस मेथड्स, तो मैं भी वो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जैसे अगर वर्कशॉप की बात है, वर्कशॉप इज यूज्ड फॉर व्हाट, वर्कशॉप में आपका ये हायरार्की में आपको याद करना है ना, तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप जैसे हम अरेंज कर लेते हैं, वहां पे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, है ना, जैसे मैं एक मशीन लर्निंग का वर्कशॉप ले लूंगी, तो वहां पे आप प्रैक्टिकली कोडिंग करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, तो मैक्सिमम यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे एक थीम होती है, उस थीम पे सारे स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूंगी, उस क्वेश्चन पे आपको परफॉर्म करना है। ओके, कहीं ना कहीं ये रीइंफोर्समेंट का काम करेगा स्टूडेंट के लिए, बिकॉज लर्निंग बाय डूइंग मेथड है। वर्कशॉप के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस नाम में ही अपने आप में दिखता है, हाँ यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा बहुत ज्यादा होगा, जो आपके मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लार्ज ऑडियंस होगा, लार्ज ऑडियंस होगा। कॉन्फ्रेंस में जब आप बैठते हो तो आपसे रिकमेंडेशन पूछा जाता है कि आपने ये अटेंड किया, सो व्हाट इज योर थॉट, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपना सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। और कॉन्फ्रेंस में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम थिंकिंग, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, मैक्सिमम थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कॉन्फ्रेंस से। इसके बाद थर्ड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे सेमिनार, तो सेमिनार स्कूल से रिलेटेड है, एकेडमिक हो जाता है ना, आप स्कूल में, मैंने बोला चलो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे आप कुछ बोलो, तो दैट इज एकेडमिक। ओके, अब यहाँ पे आप सेमिनार में जब बैठते हो तो सेमिनार में एकेडमिक होगा, और यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे आपको एक टास्क दे दिया सारे स्टूडेंट को कि इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है। कॉन्फ्रेंस में जब आप जाते हो तो आपकी मर्जी है, सजेशन दीजिए या तो मत दीजिए। उसके बाद सेमिनार से आपका छोटा हो जाता है सिंपोजियम, है ना, सिंपोजियम में क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट द स्मॉल पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस। जैसे आपका इस तरीके से आप बना लेंगे कि सेमिनार है, ठीक है, एकेडमिक हो गया,
इससे थोड़ा सा आपका लार्ज हो जाता है सिंपोजियम, है ना, एक जैसे ऑडिटोरियम में वहां पे आप जाके आपकी क्लासेस हो रही हैं, इससे फिर और बड़ा हो जाता है कॉन्फ्रेंस। तो ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे ऑडियंसेस और ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से हायरार्की आपको मालूम होना चाहिए। सिंपोजियम की बात करेंगे, स्मॉलर देन कॉन्फ्रेंस, एक दिन में विद इन अ वन डे आपका सिंपोजियम कंप्लीट हो जाता है, पर कॉन्फ्रेंस आपका चलता रहेगा 2 days फॉर अ वीक, सो एंड सो। यहाँ पे अगेन आपकी जो ओपिनियन है, इट इज नॉट कंपलसरी, ओपिनियन यहाँ पे आपका नॉट कंपलसरी हो जाता है। तो आपको बस यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज द कोलोकियम। कोलोकियम इज व्हाट? इट इज फॉर द रिसर्च वर्क। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द रिसर्च, जब आप प्रेजेंट करते हो अपना थीसिस, तो वहां पे आपके सिर्फ रिसर्चर्स होते हैं, तो दैट इज कोलोकियम। आपके रिसर्च रिलेटेड ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। एंड व्हाट इज कन्वेंशन? कन्वेंशन का मतलब है चलो एक बार होगा, वंस इन अ ईयर आप वहां पे पार्टिसिपेट करते हो, पेमेंट भी होती है, और दैट इज बेसिकली लाइक द टेड टॉक, है ना, सब लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, आप अपने स्टोरीज को वहां पे शेयर करते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे जो आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दे आर एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड का ये मीनिंग है कि दे विल गिव यू अ सिनेरियो, उस सिनेरियो में आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज करोगे। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टीचिंग के बाद हम जल्दी से मूव कर जाएंगे कम्युनिकेशन पे। तो देखो, कम्युनिकेशन एक बहुत इजी टॉपिक है, बट कॉन्सेप्ट समझ के आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगेन आपके इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस पूछेंगे, है ना, तो मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। तो कम्युनिकेशन क्या है, मैं आपसे यूट्यूब के थ्रू बात कर रही हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, तो दैट इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड एक्सप्रेस आवर बिलीव्स। आप मुझे सुन रहे हो, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन पार्टीज, बेस्ड ऑन पार्टीज का ये मीनिंग है इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मैं एक बंद कमरे में आपको पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर मैं कहीं पे सेमिनार दूंगी, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, ऑफलाइन, है ना। इंटरनल हम यहाँ पे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल में हम ऑफलाइन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनल में आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल आ जाएगा ना। दिस वाज द यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो वहां पे क्या सिर्फ वर्टिकल होगा ओनली, या फिर ओनली हॉरिजेंटल होगा? तो याद रखिएगा, इस दोनों को मिलाकर ही आपका इंटरनल कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर आपका इंटरनल कम्युनिकेशन बनेगा। कई बार आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का ऑल्टरनेटिव नाम पूछा गया, तो दैट इज लेटरल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल का मतलब है टॉप टू बॉटम, है ना। जैसे मैं ओनर हूँ कंबाइन सीएस की, तो मेरे नीचे और भी स्टाफ हैं, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि आपका सेम लेवल पे, एक यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक यहाँ पे और डिपार्टमेंट है, ये आपस में कुछ आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, सो दैट इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो एग्जाम्पल दिया जाएगा और उससे आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ओके, now let us see based on formality. So how we can say कि this is the communication based on formality? तो एक है formal communication, एक है informal. So what is formal communication? Formal communication जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, तो we can organize a meeting, हर सैटरडे को मीटिंग लेते हैं, वहां पे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, and it is always from the टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ऑल्सो। इंफॉर्मेशन में आपका आ जाता है ग्रे पॉइंट, है ना, पानी पीते पीते कैफेटेरिया में हम बुराई करते हैं कि ऐसा वैसा वैसा, तो यहाँ पे आपके रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट अगेन, कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है, दैट इज रूमर्स, है ना, अफवाह फैला दो, हाँ ऐसा हो गया, तो आपका अफवाह फैला दो, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन का क्या मीनिंग है? ये है अंगूर का गुच्छा, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इस तरीके से अंगूर बना दूंगी, तो ये सर्कुलेट हो रहा है इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज द ग्रेप वाइन। अब आपका जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, सी, जैसा मैंने आपको बताया, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, और क्रॉस डायगोनल हो सकता है। ये भी आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि क्या वर्टिकल कम्युनिकेशन का मीनिंग हमेशा अपवर्ड है या हमेशा डाउनवर्ड है? नहीं, वर्टिकल तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। और डायगोनल का ये मीनिंग है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब किसी आईटी वाले से बात करेगा, या जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन से बात करेगा, क्रॉस डायगोनली, तो दैट इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे हॉरिजॉन्टल का लेटरल मीनिंग, बट आप एक्सपेक्ट करिए कि इस पे आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, और आपको समझ में आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दे आर आस्किंग। रिटन कम्युनिकेशन जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ लिख दिया मैंने आपको, ईमेल लिख दिया, कुछ मैसेज पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर दिया, बेस्ड ऑन मीडियम।
ओरल वर्बल, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ओरली आपको पढ़ा रही हूँ. वर्बल, ओके, वर्बल इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड रिटन. नॉन वर्बल, मारूंगी आपको, तो मैंने ये हाथ दिखाया है ना, तो दिट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे हम लोग बोलते हैं सिट डाउन, तो ऐसे करते हैं, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मैंने बोला नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, स्टिल मैं आपको बोले सिट डाउन, कम इन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, तो ये तो आपके इजी हो गए, बेस्ड ऑन मीडिया, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी एंड बेस्ड ऑन पार्टीज. जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, जैसे 2021 में ही पूछा गया, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रापर्सनल, है ना. जैसे मुझे एक वीडियो बनाना है, तो मैं कभी कभी अपने आप में सोचती रहती हूँ कौन सा आज वीडियो बनाऊं जिसपे मुझे व्यूज आएंगे, क्योंकि आप तो व्यूज भी नहीं देते, लाइक भी नहीं देते, कमेंट भी नहीं करते हो. तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग समटाइम्स, आई यूज्ड टू टॉक ऑन द मिरर, कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं. तो सेल्फ टॉक, मिरर टॉक, तो दैट दिस विल कम्स अंडर द पर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल का ये मीनिंग है कि मैं एक स्मॉल ग्रुप में बात कर रही हूँ, कुछ टीचर्स के साथ मीटिंग लेके वी आर टॉकिंग, या दो टीचर्स के साथ, या दो से ज्यादा. मास कम्युनिकेशन का मतलब है ग्रुप में, जैसे मैं पब्लिकली जाकर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ, वहां पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, so दैट इज मास कम्युनिकेशन. सो दिस आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए. वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने बोला, सेल्फ टॉक, इंटर, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा जा रहा है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा कम्युनिकेशन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा. तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल में आपका ओरल रिटन आता है, ठीक है. रिटन में आप राइट भी करते हो, रीड भी करते हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ. ओरल में आप स्पीक कर रहे हो, या फिर आप लिसन कर रहे हो, फिर आप सुन रहे हो. नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, प्रॉक्सिमिटी है, टच है, पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड साइलेंस है. तो प्रॉक्सिमिटी पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द वर्ड पारा लैंग्वेज, है ना. हेलो एवरीवन, तो ये मैंने कितना तेजी से बोला, मेरा टोन क्या है, विच टोन आई एम ट्राइंग टू से. जैसे मुझे कुछ इम्फोसिस करना है तो मैं ज्यादा जोर से बोलूंगी. तो व्हाट इज माय बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी, कितना मेरे को डिस्टेंस मेंटेन करना है टीचर के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है. सो दिस ऑल विल कम अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे आजकल क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन मेथड पूछा जाता है ना, कि आपको वो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे एक डाल देगा स्पीकिंग, तो याद रखिएगा स्पीकिंग का मतलब होता है ओरल कम्युनिकेशन, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये याद करना टेबल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम करना चाहते हैं, जैसे मैं जब क्लास में जाऊंगी, समटाइम्स स्टूडेंट पढ़ाने नहीं देते, कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनको पढ़ाने नहीं देते. उस टाइम पे तो वी आर इन द डिलेमा, क्या करें भाई, बच्चे तो पढ़ाने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं. तो दिस आर सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विच इज द टाइप ऑफ बैरियर, बिकॉज जब आप आइडेंटिफाई करेंगे देन ओनली यू कैन रिड्यूस इट. ओके, तो फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर, अब जैसे बहुत गर्मी है, पसीने पसीने हो रहे हैं, और मैं बस पढ़ाई जा रही हूँ, तो किसको समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा ना. अगर आपका वेदर 50 डिग्री है तो किसी को नहीं समझ में आएगा. तो भाई ब्रेक दे दो, पानी दे दो, कुछ एक्टिविटी करा लो, थोड़ा जोक क्रैक कर लो एग्जाम में. तो फिजिकल बैरियर. अगेन मैं पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे बहुत नॉइज आ गया, तो वो भी फिजिकल बैरियर है. तो इसमें नॉइज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लाइमेट है ना, बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा है और मैं भी पढ़ाई जा रही हूँ, अरे क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा. ठीक है, जैसे स्पेस, आप एक ऑडिटोरियम में पढ़ा रहे हो, आपके पास माइक ही नहीं है, तो बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है ना, वो तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है. टाइम क्या है, प्लेस क्या है, रात को नींद आ रही है, 11 बजे मैं क्लास ले रही हूँ, तो कैसे समझेगा, बिकॉज सुबह से तो आप थके हो. तो दिस इज द फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर. फिजिकली आपके इन्वायरमेंट की वजह से दिस इज द बैरियर. चॉइस ऑफ मीडियम, चॉइस ऑफ मीडियम का ये मीनिंग है, अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो इफ देयर इज लॉट्स ऑफ sound in this room, तो I cannot give the clear information. Okay, तो मेरा मीडियम क्या है. बैरियर्स कॉज बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम. हाँ, सिमेंटिक बैरियर, कि मैं कुछ और पढ़ाना चाह रही हूँ, कुछ और हो रहा है, आपके फीलिंग से रिलेटेड है. मैं कुछ ऐसा कभी बोल जाऊं जिससे आपके रिलीजन को हर्ट हो जाए, तो भी आप एक मेरे लिए धारणा बना लो कि नहीं, ये टीचर तो मेरे इस पे बोलता है, तो मैं तो इसकी बात सुनूंगा ही नहीं. तो दैट इज कॉनोटेटिव. डिनोटेटिव का मीनिंग होता है डिक्शनरी मीनिंग. तो ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा है ना, तो डी से डी याद कर लेना, डिक्शनरी मीनिंग, है ना. कॉनोटेटिव का मतलब कि जहाँ पे थोड़ा फीलिंग्स डाल दो, इमोशन डाल दो, जैसे मैं बोलते हैं अच्छा, आपके लैंग्वेज में कभी हम भी बात कर लेते हैं, तो आप फिर हमसे कनेक्टेड फील होते हो, देन ओनली यू आर आल्सो लिसनिंग टू अस. कल्चरल बैरियर,
कल्चर बैरियर, ऑब्वियसली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई सारे रिलीजन के लोग हैं, तो आपका नेटिव लैंग्वेज कुछ और है, मैं किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, देन वी कैन नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। लाइक इफ सम स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम द साउथ इंडिया, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, दैट इज अ प्रॉब्लम। नॉर्थ इंडिया वाले फिर तो तमिल नहीं बोल सकते हैं, तो दैट इज अ थिंग कि कल्चर बैरियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर। साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर कैड बाय मूड, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप। हाँ, ब्रेकअप हो गया, चलो ब्रेकअप हो गया, आई एम फीलिंग वेरी डी हार्टेड, तो कुछ भी बना लो, कुछ भी बोल दो, अरे उसका तो दिमाग कहीं और है, क्या समझेगा उसको, कुछ भी नहीं समझेगा। रिलेशनशिप, मूड्स, मेरा आज मूड नहीं है पढ़ने का, आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इतने खुश हो कि पढ़ोगे ही नहीं। एटीट्यूड, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टीचर मेरे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, नहीं मैं तो इसका सुनूंगा ही नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर, कि आपने अपने अंदर कुछ सोच लिया है और उसके बेसिस पे वो इतना हावी है कि आप किसी का सुनना ही नहीं चाहते, है ना। सो दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन और रियलिटी, लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। कुछ ऐसे भी चाइल्ड होते हैं, दे आर द स्पेशल चाइल्ड, जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिनको हम एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन रियलिटी इफ स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम नेटिव प्लेस, तो ऑब्वियसली उनके इंग्लिश इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप उनको फर्स्ट बेंच पे बैठाइए, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। सो दिस आर सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड मैं चाहूंगी कि जो भी लर्नर्स एज वेल एज जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहा हो, तो आप कुछ सीख के जाएं इस वीडियो से, और कोशिश करें कि आप इफेक्टिवली अपने क्लास को कंडक्ट करें इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, इन योर यूनिवर्सिटी, सो एंड सो ऑन। और अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और एल्स किस टॉपिक पे चाहिए जिसको मैं डिस्कस करूं, बिकॉज वी आर पुटिंग आवर 100% एफर्ट इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। इन रिटर्न एक लाइक, एक कमेंट तो जरूर बनता है आपके एंड से फॉर आवर एप्रिसिएशन। नाउ जो आपका कम्युनिकेशन चैप्टर है, उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अरे सिर्फ बोलना थोड़ी ना है, स्पीकिंग इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग, आप कितना सुन रहे हो, है ना। जैसे अभी ये लिसन आप कर रहे हो, तो आपको रिप्लाई देने को मैंने बोला, तो आई विल ऑल्सो सी कि आप किस तरीके से मेरे इस वीडियो का रिप्लाई कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली आपने मेरे इस वीडियो को सुना है। Now there are 5 different types of listening. First is discriminative listening, comprehensive, empathetic, analytical and appreciative listening. इससे भी आपके नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पे पूछा गया, और ये तो हर बार पूछा जाता है। ओके, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स। जैसे मैंने बोला पैरा लैंग्वेज, है ना, कभी जब हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाना होता है, वी यूज टू लाउड आवर वॉइस, या कभी आप बातें करते हो तो हम लाउड वॉइस में बोलते हैं, तो किस तरीके से हमारे साउंड में वेरिएशन है, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है टू कॉम्प्रीहेंड, है ना, सुनना और उसके बाद समझना और फीडबैक देना। चलो ये पढ़ाया, इसका जवाब दो। तो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कि आपने सुना, उसका मीनिंग निकाला, एंड देन यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन योर वर्ड्स। इम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है, जहां पे इमोशंस आ जाएगा, है ना, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ रिलेट किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ओके आई एम आल्सो रनिंग इन द सेम पेस, आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से। तो जितना ज्यादा मैं एग्जांपल्स क्रैक करूंगी, तो उतना ज्यादा आप मेरे से इमोशनली अटैच हो गए, एंड यू विल बी लिसन मी वेरी केयरफुली। दैट इज एम्पैथेटिक। ओके, एनालिटिकल रीजनिंग लिसनिंग, जब आप सुनते हो लगता है अरे मिस ने आज तो कुछ गलत पढ़ाया है, तो आपको पता है, यू हैव सम नॉलेज, यू हैव सम प्रायर इंफॉर्मेशन, और यू कैन ऑल्सो ट्राई टू जज कि ओके ये कॉन्सेप्ट मिस गलत है, प्लीज एक बार इसको वेरीफाई करो। तो यू आर इवेल्युएटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ही आपको यहाँ पे याद करना है, इवेल्युएट। एम्पैथेटिक का मीनिंग है यहाँ पे फीलिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और डी से डी आपका डिफरेंशिएट। एप्रिशिएटिव, जैसे आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, तो मैं आपको एप्रिसिएशन बोल दूंगी, ओके प्लीज क्लैप ऑन इट, तो अगेन you will feel appreciated. So that is appreciative listening. Okay, so these are the 5 different types of listening. तो listening एक स्टूडेंट के बेसिस पे कैसे हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इफेक्टिव लिसनर है। तो इफेक्टिव लिसनर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से पॉइंट दे देंगे और आपको यहाँ से इलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कम्युनिकेशन, जिसमें बैरियर्स इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी बताया।
उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और लिसनिंग। इसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन का, डेट इज द मॉडल। ओके, मॉडल में अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर इजी भी नहीं पूछते। एक है आपका लीनियर मॉडल, एक है आपका इंटरैक्टिव मॉडल, और एक आपका होता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर, लीनियर, लीनियर का मतलब है दैट इज सिंप्लेक्स। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिंप्लेक्स मॉडल क्या है? सिंप्लेक्स का मीनिंग है वन वे, है ना। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, वन वे का रोड है, एक जाएगा, दूसरा वेट करेगा, दूसरा आएगा, फिर वो वेट करेगा, वन वे। जैसे आप टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन इज द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। वहां पे सिर्फ आप सुनते हो, आप कुछ नहीं बोलते। तो ये आपकी आईसीटी का भी टॉपिक है। इंटरैक्टिव का मतलब है डुप्लेक्स, है ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर ये लाइव क्लास है तो आप यहाँ पे मेरे से चैटिंग कर रहे हो, आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, मैं भी इन रिस्पॉन्स दे रही हूँ। तो डुप्लेक्स का मीनिंग है टू वे कम्युनिकेशन। ओके, और यहाँ पे एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, एक बार में एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तीसरा सुनेगा। ट्रांजेक्शनल का मतलब फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स से क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जैसे लड़कियां चलती हैं ग्रुप में, सब आपस में बात कर रही हैं, सब एक दूसरे का सुन भी रही हैं, तो ये तो मजेदार बात हो गई, है ना। दैट इज अ लाइव इंटरेक्शन, फुल डुप्लेक्स। जैसे आपका टू वे लेन होता है कि कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, सब आपस में भिड़े जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो दैट इज ट्रांजेक्शनल मॉडल। ऑब्वियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज अ ट्रांजेक्शनल ये वाला मॉडल, है ना, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। तो ये हमने समझ लिया। और यहाँ पे आपका, अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर हम लीनियर मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी फीडबैक नहीं होती। क्या आप टीवी देखते हो तो आप अपना राय विचार देते हो? नहीं देते हो ना। वो तो आप मूवी देखते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हो, तो दैट इज नो फीडबैक। इंटरैक्टिव का मतलब है चलो एक तरह से फीडबैक मिलेगा। ट्रांजेक्शन का मतलब आप लाइव क्लास में ना, जो हमारी लाइव क्लासरूम होती है वहां पे हम, यहाँ पे मैक्सिमम फीडबैक की बात होती है, तो दैट इज ट्रांजेक्शनल। कंटिन्यूअस फीडबैक, मोर फीडबैक, और आप या बोल सकते हो कंटिन्यूअस फीडबैक। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन मॉडल है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अगर हम नॉइज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें होगा? ट्रांजेक्शनल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज आपका फुल डुप्लेक्स मोड में है, सब आपस में बात कर रहे हैं, तो नॉइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बैरियर, और नॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर, तो इसको हमें रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख देती हूँ। जैसे आपका लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल में आपके लैसवेल का मॉडल आता है, इसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते। एरिस्टोटल का मॉडल आता है, ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है शैनन वीवर, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शैनन क्वेश्चन में भी आता है, शैनन वीवर का मॉडल क्या है, लीनियर है, इंटरेक्टिव है, या ट्रांजेक्शनल है। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रांजेक्शनल मॉडल, विच इज द ट्रांजेक्शनल मॉडल, तो शैनन वीवर इज द लीनियर मॉडल। और यहाँ पे बर्लोस का मॉडल, तो ये आपका हो गया लीनियर मॉडल के कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे ओके, शैनन वीवर इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। शैनन वीवर को हम लीनियर मॉडल भी बोलते हैं नाम से। ओके, यहाँ पे आपका कोई फीडबैक नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मर्फी मॉडल भी आती है, मर्फी मॉडल। सो मर्फी मॉडल की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात होती है। सो दिस इज योर इंटरैक्टिव मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल में आपका आता है मर्फी। सो हेयर कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, कि आप किस कंटेक्स्ट में, किस टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फीडबैक होता है, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एक और होता है, दैट इज थिल एंड बोयल मॉडल। ओके, थिल एंड बोयल मॉडल, यहाँ पे ये भी आपका इंटरैक्शनल मॉडल जाना जाता है इसको भी। नाउ वी हैव बर्लोस मॉडल। बर्लो मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम SMCR मॉडल से भी जानते हैं। कई बार आपके नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा व्हाट इज SMCR, तो SMCR क्या है? दैट इज सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है, नो फीडबैक, इसीलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया है नो फीडबैक। तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। सो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, शैनन वीवर एंड बर्लो। इसमें बर्लो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो आई एम द सेंडर, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर द रिसीवर। एक मीडियम है, इंटरनेट का यूज किया है, तो दैट इज द मीडियम। और चैनल इज द मीडियम, और मैसेज मतलब मैं ये क्लास ले रही हूँ UGC नेट का, तो दैट इज द मीडियम और द मैसेज। ओके, ये आपका बर्लो का मॉडल हो गया। उसके बाद आपके स्क्रैम का मॉडल आता है, स्क्रैम। तो स्क्रैम इज द मास कम्युनिकेशन, जो एक सर्कुलर मॉडल है, सर्कुलर मॉडल है।
इसके बाद आपका यहाँ पे डायनेमिक है, फीडबैक है, अगेन दिस विल कम अंडर द इंटरएक्टिव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरएक्टिव। तो ये डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कौन सा मॉडल किसका पार्ट है, ठीक है। इसको हम सर्कुलर मॉडल भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मास कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर सेंडर की बात करेंगे या मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो इंटरेक्शन तो होगा ही मास कम्युनिकेशन में, बिकॉज वी आर गिविंग द फीडबैक। So this is some of the important models related to models. Okay. अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर दोज ऑल पॉइंट्स। टीचिंग मेथड्स हमने करा लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मूव। अब यहाँ से मैं ये आईसीटी ले रही हूँ, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, टीचिंग डिस्कस कर लिया और कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट वीडियो कवर किया। एंड बिकॉज आई नो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सो और भी सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी आईसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूव, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव? मैसिव का मतलब बहुत, इन लार्ज अमाउंट, है ना। फोकस ऑफ मैसिव देखो, 100,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़, कितना ही बना लो। जैसे फेसबुक पे नाउ अडेज फेसबुक इज अपलोडिंग डेटा इन ट्रिलियंस, पेटाबाइट, जेटाबाइट। तो दैट इज व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, है ना। तो यहाँ से आप ये सब टर्मिनोलॉजी भी याद रखेंगे। मैसिव, बहुत सारा डेटा है। ओपन का मतलब है कंटेंट फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है, अफोर्डेबल है। चाहिए, आइए सब लोग पढ़िए, फ्री सर्विस है हमारे यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओपन है फॉर ऑल। ऑनलाइन का मतलब है रियल टाइम इंटरेक्शन है। ओके, यहाँ पे लोकल कोहॉर्ट्स है। कोहॉर्ट्स, व्हाट इज अ कोहॉर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कोहॉर्ट। व्हाट इज लोकल कोहॉर्ट? कि आप किस तरीके से जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हो, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, किस मीडियम को आप यूज कर रहे हैं, कितने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, व्हाट इज कोहॉर्ट स्टडी। मिलके आपस में पढ़ाई करना, पढ़ाई बातें करना। कोर्स, अगेन कॉलेज है तो क्रेडिट की बात होगी, दैट इज सीबीसीएस सिस्टम। ओके, स्टार्ट और एंड डेट क्या है, सो एंड सो ऑन। तो मूव एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कई सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हमको पढ़ना है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि स्टूडेंट को, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं, जब मर्जी आए एंट्री करिए, जब मर्जी आए एग्जिट आ जाइए। सो दैट इज अ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, जो आपके एनईपी में बोला गया है। सो दिस ऑल आर द decisions which are taken in response of MOOC platform. Okay, now ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे याद करिएगा इसको, एकदम हार्ट लर्निंग करना है ना, बाय रोट लर्निंग करना है। सबसे पहले तो AICTC आपके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो MOOC प्लेटफॉर्म को उसकी सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। 9 कितना है? 9, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 9। उसके बाद ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, AICTC ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो याद करने का क्या तरीका है, टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल बच्चा तो नहीं करेगा ना, बड़े लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपके इंटरनेशनल कोर्सेज आ जाएंगे और हम सेल्फ पेस्ड पे, मतलब मैं मेरा MCA है, मुझे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स करना है, तो मैं जब फ्री होंगी तो मैं जाके उस कोर्स में इनरोल करूंगी। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? AICTC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल की जगह टेक्नोलॉजी दे देगा, आप टिक मार्क करके चले आ जाओगे। तो वैसा नहीं करना है, एकदम हार्ट बाय हार्ट करना है। सेकेंड है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, चलो नेपटेल यहाँ पे और बढ़ा दो और इनहांस लर्निंग कर दो। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, मशीन लर्निंग का कोर्स हो गया। यूजीसी आप सभी को पता है, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने कोर्स को परस्यू करते हैं। सीईसी, कई बार आपको एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं दिया रहता है, शॉर्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज यूजीसी सीईसी। तो कंसिटोरियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो एजुकेशनल भाई पढ़ाई से रिलेटेड तो आ रहा है, तो इसको MHRD हैंडल करेगा। और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की बात होगी ना, यूजी कोर्स पहला हो गया पीजी, फिर हो गया यूजी कोर्स, और यहाँ पे ये नॉन टेक्निकल है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी आप सभी को मालूम होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, तो दिस इज स्कूल एजुकेशन। अगेन NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो CBSE में या पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक और आपका बोर्ड होता है जहां से जब आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम भरते हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। दैट इज अगेन फॉर स्कूल एजुकेशन। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी सबको पता है, यहाँ से आप आउट ऑफ स्कूल, है ना, स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे कोर्स करिए। तो ये जो आपके कीवर्ड है, डायरेक्टली ये कीवर्ड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा
कि ये जो 9 है कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो ये 9 आपको याद होना चाहिए। यूजीसी, सीएससी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, तो ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट स्टडी हो जाएगा। टीचर ट्रेनिंग फुल फॉर्म इज व्हाट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो कुछ तो बहुत ही इजी है, तो याद क्या करना है सबसे पहले कि सबका आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। ठीक है, फुल फॉर्म याद करने के बाद कौन सा यूजीसी क्या कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च वाला है, एनसीईआरटी तो स्कूल, एनआईओएस है स्कूल, नेशनल जैसे आपका इग्नू है दैट इज फॉर आउट ऑफ स्कूल है ना, ओपन स्कूल, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग है तो टीचर्स के लिए, नेप्टल है इनहांस्ड लर्निंग के लिए दैट इज इंजीनियरिंग के लिए, एआईसीटीसी इंटरनल कोर्सेज के लिए। तो ये आपको 9 का कैटेगरी मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो अभी रिसेंट एग्जाम में देखा जा रहा है आपको ये कब स्टैब्लिश हुआ था वो भी पढ़ लीजिएगा। जैसे यूजीसी आपका 1956 में आया था है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि काफी सारे शिफ्ट में स्टैटिक क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। उसके बाद ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मूक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, आपको ई ट्यूटोरियल मिल जाता है, लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, कई सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं है ना, और सेल्फ असेसमेंट आप यहाँ पे इनरोल करके एमसीक्यू क्विज वगैरह भी कर सकते हो। तो ये 4 आपके क्वाड्रेंट है, ई टेक्स्ट, वेब रिसोर्सेज, ई ट्यूटोरियल एंड सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आईसीटी में देखा जा रहा है क्वेश्चन वो रिलेटेड टू वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0। तो ऑब्वियसली पहले ये था, अब ये आ गया और अब 3.0 आ गया है ना। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आपका सिर्फ रीड ओनली है, ये रीड एंड राइट है, और ये पोर्टेबल एंड पर्सनल है। नाउ इसमें आपका सिर्फ होम पेजेस आप बना सकते हो, जैसे स्टैटिक वेब पेज हो गया, इसमें ब्लॉग और विकिपीडिया हो गया, इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टरी है, टैगिंग है, यूजर का बिहेवियर क्या है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ सिमेंटिक वेब। तो सिमेंटिक वेब का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, वेब 3.0 में। तो ये तो डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, वेब 3.0 इज रिलेटेड टू द रीड एंड राइट, दोनों होता है, पोर्टेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, स्मार्ट एप्लीकेशन है, यूजर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, इफेक्टिव यूजर का एंगेजमेंट है, और सिमेंटिक वेब भी इसको बोला जाता है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में भी पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछते, आपको कॉन्सेप्ट और हायरार्की मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो एक रजिस्टर होता है जो कि स्मॉल एरिया होता है ना, वहां पे सिर्फ आप 1 बिट का इन्फॉर्मेशन 0-1 के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, रजिस्टर बहुत स्मॉल स्पेस होता है। इसके बाद आपका कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है। अब व्हाट इज अ कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हो, आपको एक फाइल जाके एक्सेस करना है कि चलो मेरा वीडियो कहाँ है, तो अगर वो आपके हार्ड डिस्क में है तो हार्ड डिस्क को पहले इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ टाइम लेगा। अगर वही सेम फाइल मेरे मेमोरी में है, दैट इज मेरे मेन मेमोरी में है, मेरे प्राइमरी मेमोरी में, तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि स्पीड हम मैच नहीं करते, आप लोग बोलते ना, मैं आपका तो बोल कुछ रहे हो और आवाज कुछ और आ रही है, तो वहां पे कुछ लैग होता है, उस लैग को, स्पीड को मैच करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, तो इसकी हायरार्की आपको मालूम होनी चाहिए। मेन मेमोरी को हम अपना इंटरनल मेमोरी भी बोलेंगे, तो यहाँ तक आपकी इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी बहुत हाईली एक्सपेंसिव होती है, हाईली एक्सपेंसिव होती है और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका मैग्नेटिक डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क आ गया, तो डिस्क है, टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। ओके, एंड दीज आर नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्क, फ्लैश ड्राइव। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। हार्ड डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव है। इसके बाद आपका ब्लू रेज है, तो ब्लू रेज की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 25 से लेके 50 GB ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। सीडी में तो अगर सीडी की बात करें तो 700 MB बस हो गया। डीवीडी में थोड़ा सा चलो 1 GB तक लिख लो, है ना। तो इस तरीके से किसका स्टोरेज क्या है उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन पूछा जाता है।
नाउ ऐसा देखा जा रहा है कि अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये आप सीक्वेंशियल, तो टेप टेप क्या है, ऐसे राउंड है ना, जैसे गाना चलता है ना, वो जो पुराने जमाने में चलता था, ऐसे हम ट्रैक पे रखते थे, तो दैट इज सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। आप जब पेन ड्राइव लगाते हो या फिर हार्ड डिस्क लगाते हो तो डायरेक्टली आप अपने फाइल से जाके एक्सेस करते हो, तो दैट इज योर रैंडम एक्सेस। तो व्हाट इज सीक्वेंशियल एक्सेस, व्हाट इज रैंडम एक्सेस, ये मालूम होना चाहिए। देखो, स्पीड इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर आएंगे तो हमारा स्पीड ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, स्पीड बॉटम टू टॉप स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो ये हायरार्की आपको मालूम होना चाहिए, कितना कितना कैपेसिटी है वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद मेमोरी, जैसे अभी हमने देखा, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, टेप, सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल, ओके, यूएसबी। और इसके बाद इनका फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब ऑब्वियसली बात है ये डायनेमिक रैम है, तो इसका मतलब किसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे कंटेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज का मतलब कहाँ पे चेंज होगा, डायनेमिक रैम में होगा, स्टैटिक में तो नहीं होगा। फिर आपका जैसे बूटिंग प्रोसेस कई बार पूछा है, बूटिंग प्रोसेस कहाँ पे होगा, इंटरनल मेमोरी में होता है, रैम में होता है, या फिर रोम में होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा, राम आदमी है तो गलती करेगा, भूल जाएगा, तो दिस इज वोलाटाइल। रोम, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करना है, अपडेट नहीं करना है, तो दैट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब आप उसमें अपडेशन चेंज नहीं करोगे। तो ये सब कुछ ट्रिक्स अगर आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। देखो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में सीक्वेंशियल एक्सेस भी लिखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टिल कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद इस बार एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जा रहा है आपके आईसीटी में, दैट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत आसान है, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ये आपका नंबर हो गया, 0 से 9 तक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। यूनिवर्स का कोई भी अगर आपको नंबर बनाना है तो उसका डिजिट क्या होगा, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमको 10 भी बनाना है तो 10 इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर सिस्टम में 0 से 9 होता है, ठीक है। जैसे 25 बनाया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे 10 लिख दिया तो ये डेसिमल कहलाएगा, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये बाइनरी कहलाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो दिस इज नोन एज योर क्वाड्रेंट। 4 को क्या बोलेंगे, सो आई ऑल्सो जस्ट मिसप्लेस्ड हो गया। 8 लिखेंगे तो ऑक्टल हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ 16 लिख दूंगी तो ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका 3 रिप्रेजेंटेशन है आईसीटी नॉर्मल में। बाइनरी, दिस इज नोन एज बाइनरी, दिस इज नोन एज ऑक्टल, एंड दिस इज नोन एज हेक्साडेसिमल, ओके। और सबसे ऊपर वाला कौन सा है, तो सबसे ऊपर वाला मैंने बोल दिया डेसिमल। इसके बाद अगर हेक्साडेसिमल में 0 से 9 है तो 10 से लेके 15 तक आपका एबीसीडी होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब चलो, अगर इस डेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये ट्रिक याद करेंगे, 1 2 स्क्वायर में 4 8 16 32 64 100, ये स्क्वायर में लिख दिया मैंने, 2 2 4 4 8 16 ऐसे। 25 बोला, 25 कैसे आएगा, देखो 16 और 8, व्हाट इज 24, 16 और 8 को आप ऐड करेंगे 24, और एक और ऐड कर दो तो 25, यहाँ पे 0 बैठा दो तो दिस इज 25। 0 1 के फॉर्म में आ गया तो दैट इज बाइनरी। तो 25 का डेसिमल क्या हो जाएगा, बाइनरी क्या हो जाएगा, 1101, सो दिस इज 2। सो दिस इज द कन्वर्जन बाइनरी। अब आपको एग्जांपल 45 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी में। 67 का आपको कन्वर्ट करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये बाइनरी नंबर दिया है, ठीक है, बाइनरी नंबर दिया है, अगर ऑक्टल में करना है तो 3 3 का हम पेयर बनाएंगे, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 का, इसमें 3 का पेयर बनाते हैं और इसमें 4 का पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो पहला यही क्वेश्चन ले लेते हूँ, 001। तो हमेशा जो पेयरिंग शुरू करना है वो लास्ट से शुरू करना है, कहाँ से, पीछे से, है ना, लास्ट से। तो 3 का पेयर बना लो और ये 3 का पेयर बना लो। तो 001 यहाँ पे डालो, 001, तो 00 तो कुछ भी नहीं होगा, 1 का मतलब हो गया 1, और 11 का मतलब, तो यहाँ पे 11 डालो तो 11 का मतलब हो गया 3। इसका मतलब ये जो सेम 25 है, 25 का हो जाएगा 31 8। दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में एलिमिनेशन मेथड में आप क्या याद रखेंगे कि 0 से 7 तक ही आपका डिजिट होगा। किसी भी नंबर में अगर ऑक्टल में ऐसा लिखा है 28 और यहाँ पे 8, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 0 से लेके 7 तक। 0 से 7 काउंट करोगे तो 8 होता है, देखो 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, तो 8 तो आएगा ही नहीं। सिमिलरली अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 0 से 15, 0 से काउंटिंग कर रहे हैं तो 15 तक ही जाएंगे, तो 4 का पेयर बना लो। चलो इसी क्वेश्चन का हम 4 का पेयर बना लेते हैं, 1 1 0 0 1। 4 का पेयरिंग हम कैसे बनाएंगे? 4 का पेयरिंग हम इस तरीके से बनाएंगे, so this is 4 and this is another one। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर से डालो 1 0 0 1, तो दैट इज इट इज 9 एंड दिस इज 1, तो ये 19 हो गया हेक्साडेसिमल में 16। सो दिस इज द नॉर्मल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये हमने आज कन्वर्ट किया है एक टॉपिक ओके कन्वर्जन का। स्टिल जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखेंगे, मैं एक बार जल्दी से आपको हाईलाइट बता दूं व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके जाना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोशिश करिएगा कि 1 घंटे में जब आप सॉल्व करें तो सारे इजी पोर्शंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने टीचिंग कवर किया है, कम्युनिकेशन आईसीटी को कवर किया है इस वीडियो में। तो जरूर वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है आप पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इन शॉर्ट में बता दूं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन में स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एनईपी पे ऑलरेडी वीडियो बना है, सीबीएस पे ऑलरेडी वीडियो बना है, तो प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियो। स्वयं पे भी वीडियो बना हुआ है। उसके बाद पॉल्यूशन एसडीजी गोल्स, ये तो एकदम याद ही होना चाहिए आपको, 17 गोल्स और इसके टारगेट क्या है, ठीक है। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉल्यूशन का रीजन क्या है और उसको आप कैसे हटाओगे। अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, वाटर एयर पोल्यूशन क्या है, ओजोन से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक आपका कोल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ओजोन है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करना है, कैसे भी करना है और करना है, तो जितना हो सके जरूर करिए। उसके बाद आईसीटी में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, तो यूट्यूब पे इज अ प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म, जूम है, आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, सो दिस आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जहां पे हम स्टूडेंट को लेकर आते हैं और ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं। मालवेयर पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस कवर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। एक्सेल इज वन ऑफ द टॉपिक जो एक अगेन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर आस्किंग द फॉर्मूला। तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, फॉर्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इक्वल टू साइन आएगा, यहाँ पे एक फंक्शन आना चाहिए और यहाँ पे आपको रेंज होना चाहिए, रेंज को इस तरीके से लिखा जाता है। एटलीस्ट ये सिंटेक्स भी अगर आपको मालूम है, जैसे मुझे अगर सम करना है तो यहाँ A1 से लेके मैंने Z1 दे दिया, तो A1 से लेके Z1 तक वो सबका टोटल करेगा, सम विल व्हाट गिव मी द टोटल। वैसे ही आपका एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो कई सारे आपके फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, ओके। इसके बाद मालवेयर इज अगेन इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में देखो मैंने मॉडल आज कवर कर लिया है, इंटरपर्सनल चीजें कवर कर लिया है। रिसर्च में अगेन आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज इसके सॉलिड आपको 10 मार्क्स आने चाहिए। सो दिस आर द सम ऑफ द टॉपिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट जरूर डालिएगा। एंड ये एक मैंने पोल्यूशन का यहाँ पे कवर किया है, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। तो बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, एकदम याद होना चाहिए। 4 एरिया में हम मेजर करते हैं नॉइज को, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस जोन। क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि साइलेंस जोन में क्या होता है, भाई हमारा घर जहां हम रहते हैं साइलेंस जोन में है, हॉस्पिटल आपका साइलेंस जोन में आ जाएगा, है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, आपका स्कूल, आपका घर, तो ये सारा आपका साइलेंस जोन में है। रेसिडेंशियल में आपका घर आ जाएगा, सॉरी, कॉमर्शियल जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, इंडस्ट्री जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, ज्यादा इंडस्ट्री। अब डे टाइम में इसका इतना होना चाहिए रेंज, नाइट टाइम में इसकी इतनी रेंज होनी चाहिए, और हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में। तो ये बहुत प्रीवियस क्वेश्चन था कि डेसिबल में मेजर करते हैं। अभी आपसे वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि डे टाइम में इसका क्या है, नाइट टाइम में क्या है। तो देखो याद करने का तरीका है, पहले तो ये याद कर लीजिए ICRS, है ना, आईसी, चलो इंटीग्रेटेड चिप याद कर लो, आरसी याद कर लो, आरएस, ओके, आरएस, रश्मि याद कर लेना, चलो मेरे कंबाइन सीएस याद करना, कंबाइन सीएस रश्मि मिस, हाँ ऐसे याद कर लेना। हम क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो आईसीटी।
अब ये ऐसे ही याद करिए आप सीक्वेंस में, ओके। उसके बाद आप देखो इसमें जो गैप है 5 का है, नाउ ऑनवर्ड्स ये 10-10 का गैप है यहाँ पे, और चीजें रिड्यूस हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, साइलेंस जोन में आपका डे टाइम में भी कम होना चाहिए, नाइट में तो और कम होना चाहिए, बिकॉज साउंड आपका और कम हो जाता है ना। और यहाँ पे भी देखिए 10 का गैप है। तो एग्जाम में क्या करना है ना, जब आपको पेपर मिलता है तो वहां पे एकदम दिमाग में लिख लेना है 10-10 का गैप है, 75 से हमने स्टार्ट किया है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम याद करने की, जैसे यहाँ कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल का 65 से स्टार्ट हुआ, तो ये हम सी ऐसे लिखते हैं, तो आप यहाँ से इसको 6 बना लो। तो अगर एक भी याद कर लिया तो दूसरा याद हो जाएगा, 10 का गैप है। और ये जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, अब एक और ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ये आपका देखो ये 55 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 55 से शुरू हो रहा है। 5 का यहाँ पे 10 का गैप है, उसके बाद ये 50 से शुरू हो रहा है। तो ये गैप अगर ये याद हो गया तो इससे आपका ये याद हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है। तो ये नॉइज पोल्यूशन एक कवर किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्लाइड। अगेन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वी आर रनिंग आवर बैच कोर्स अगेन आफ्टर एग्जामिनेशन, ऑलरेडी बैच इज स्टार्टेड, बट इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल फॉर द नेक्स्ट सेशन। बैच ऑलरेडी रनिंग है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो रह गया है, आपको क्विक रिवीजन की जरूरत है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये मैराथन वीडियोस को जरूर कवर करिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन। पेपर 1 का देखिए इवैल्यूएशन है, उसके बाद आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये तो करके जाना ही है आपको, क्योंकि इससे एक सॉलिड क्वेश्चन बनता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर चैनल, आवर कोर्सेज। प्लीज डू लाइक एंड फॉलो ऑन ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट। एंड यस, सेशन कैसा लगा, एक छोटा सा एफर्ट आपको करना है कि जाने से पहले प्लीज गिव अस द फीडबैक। अगर आने वाले समय में आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैंने आईसीटी का कन्वर्जन के 2 क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन द आंसर्स। I hope you like the video. So let us meet again for the next session. Thank you everyone for watching us. Please subscribe to our channel and hit the bell icon for all the upcoming videos. Thank you.